Good morning, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest tech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav, and I'm your teacher and mentor in this journey. So, अगर पेपर वन कर रहा है परेशान, so आपको मिलेगा समाधान इस YouTube चैनल पे. So, we are here and starting a new series where we are covering and starting with paper one, unit one, teaching aptitude. Okay. तो अब बात कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है. तो पहली बात ये सीरीज है जिसमें हम कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इन विच वी आर कवरिंग 20 क्वेश्चंस, राइट. अब होगा क्या इस पूरी वीडियो में? फर्स्टली एक एक करके क्वेश्चन आएंगे. आई गिव यू सम टाइम, यू हैव टू रिस्पॉन्ड. पर अपनी तरफ एक आंसर्स कितने सही कितने गलत वो आपको देखना है. और मेरा क्या होगा, मैं आपको टाइम दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपने सही आंसर चुनना. उसके बाद मैं आपको सही आंसर बताऊंगा कि व्हाट इज द राइट आंसर एंड गिव यू द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर इट. ठीक है. तो अब पहले क्या है, थोड़ा पेपर वन के बारे में बता देता हूँ. सी, पेपर वन क्या सबके लिए कॉमन है. आप कॉमर्स वाले हो, आप साइंस वाले हो, आप इंग्लिश वाले हो, मैथ्स वाले हो, डजेंट मैटर. पेपर वन सबके लिए कॉमन है. सबके एग्जाम में आएगा. अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम दे रहे हो तो सबके लिए कॉमन है. दैट इज प्रेटी मच गिवन. किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. तो ये वीडियो किसके लिए है? सभी के लिए है. तो दिमाग में क्लैरिटी हो. ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें कि टीचिंग एप्टीट्यूड, राइट. टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा पहला यूनिट है. इसमें क्या क्या कवर होता है? अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, यूनिट वन का बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो मैं आपको एक बिल्कुल सही जगह बताता हूँ. बिल्कुल सही जगह है वो. स्टार्ट करो वहाँ पे, टैलेंट ब्लेजर की यूट्यूब चैनल पे जाओ. वहाँ पे आपको यूजीसी नेट यूनिट वन और सारे पेपर वन की वीडियोस मिल जाएंगी. मैंने ही कवर करा है. मेजोरिटी ऑफ टॉपिक्स आर देयर इन द वीडियो, सो यू डोंट हैव टू लुक फार अवे. आज की क्लास में हम क्या कवर करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. बट उससे पहले मैं थोड़ा आपको रिवाइज करा देता हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड में होता क्या है. सबसे पहला एक पॉइंटर होता है हमारा टीचिंग कॉन्सेप्ट. सो वी टॉक अबाउट टीचिंग कंसेप्ट. की टीचिंग में क्या कंसेप्ट होता है? सी, एक टीचर की कुछ एक्टिविटीज होती हैं. आप कैसे पढ़ा रहे हो, किस तरीके से पढ़ा रहे हो. और दूसरी बात, इसमें जो मेजर चीज़ है उसमें हम बात करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग. तो लेवल्स ऑफ टीचिंग जो है टीचिंग कंसेप्ट का सबसे मेन पार्ट है, जिसमें हम बात करते हैं मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं. सबसे पहली बात है, आपने देखा होगा हम पढ़ चुके हैं काफ़ी. तो मेमोरी में क्या होता है, आपको याद कराई जाती है चीज़ें, राइट. तो आपकी मेमोरी पावर पे फोकस करा जा रहा है. दैट यू रिमेंबर थिंग्स, दैट इज देयर फोकस एंड देयर दैट इज द टीचर पेइंग यू अटेंशन, दैट यू मास्टरी इन दैट आर्ट. ठीक है. मेमोरी की बात करी जाती है. फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपको किसी कंसेप्ट समझाया जाता है, बीट एनी कंसेप्ट, बीट मैथ्स कंसेप्ट, बीट फिजिक्स कंसेप्ट, बीट केमिस्ट्री, बीट एनीथिंग वेयर यू दे आर एक्सप्लेनिंग योर कॉन्सेप्ट. तो अंडरस्टैंडिंग की बात आ जाती है. फिर रिफ्लेक्टिव की, जो भी आपकी लर्निंग्स है, जो भी आप सीख रहे हो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है आपकी लाइफ में, क्या रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, सो व्हाट यू आर गेनिंग फ्रॉम इट. तो वो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल्स में आता है टीचिंग का. ठीक है. उसके बाद अगर मैं बात करूँ, सेकेंड पॉइंट जो हमारा होता है, उसमें हम बात करते हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. सी, हर एक लर्नर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बहुत डिफर करती है फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन. देखो, पहली बात तो देखो, हर एक इंसान का जो लेवल होता है, हर एक स्टूडेंट का, तो वो एक डिफरेंट डिफरेंट होगा फ्रॉम अदर स्टूडेंट. ठीक है. एक मोटिवेशन जो होती है स्टूडेंट की, वो डिफर करेगी फ्रॉम अदर पर्सन. एक नॉलेज जो है वो डिफर करेगी फ्रॉम अदर स्टूडेंट. एक लर्निंग जो है वो डिफर करेगी फ्रॉम अदर स्टूडेंट. इसका सबसे क्लियर एग्जांपल है, क्लास में टीचर एक ही कंसेप्ट पढ़ा रहा है टू, लेट सपोज 30 स्टूडेंट्स. क्लास के बाद अगर आप पूछोगे उन्हीं 30 स्टूडेंट्स से उनको क्या समझ में आया, एवरी वन विल हैव देयर ओन डिफरेंट रिस्पॉन्स. टीचर एक था, पढ़ाने का तरीका एक था, बट उसके बाद भी जो आगे वाले पर्सन ने क्या करा है उसको समझा है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो वहाँ पे हर किसी के लिए थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है. बिकॉज दे आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव. मतलब जो उनको समझ आ रहा है वो उनकी एंड पे उनको समझ आ रहा है, कैसे समझ आ रहा है. तो दैट इज द लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, राइट.
थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो फैक्टर्स, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं टीचिंग को, राइट। तो कुछ होते हैं इंटरनल फैक्टर्स और उसके बाद होते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें आता है हमारा मोटिवेशन, रेडीनेस, कि आप कितने रेडी हो। एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो आपका एनवायरनमेंट, उसके बाद आता है आपका इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, ओके। अब बात करते हैं, सी, हर एक टीचर की टीचिंग में डिफरेंस होता है, सबको पता है। क्यों? एक टीचर के लिए मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है कि वो किस मोटिवेशन के साथ उसको पढ़ा रहा है, राइट। अब काफ़ी बार क्या होता है इन टीचिंग, एज यू मस्ट बी अवेयर, यू डू नॉट हैव टू लूज योर पेशेंस। वाई? बिकॉज आपको नहीं पता आगे वाले को कितनी मुश्किल हो रही है, समझ में आ रहा है, बिकॉज यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है। तो इन योर माइंड यू स्टार्ट थिंकिंग दैट इट इज प्रिटी इजी टू लर्न, बट फॉर समवन that concept might be alien, that concept might be something new they haven't heard of. For them, उनके लिए वो अंडरस्टैंडिंग आना मुश्किल है, उनके लिए उस अंडरस्टैंडिंग को पाना और टाइम लगाना बहुत आम सी बात है। बट वट हैपन्स एट टाइम दैट टीचर माइट लूज देयर पेशेंस, तो उनकी वो रेडीनेस है वो बिल्कुल अभी प्रिपेयर नहीं है उस तरीके से, बिकॉज in teaching you come across various students. It's not possible that you will come across students who belong to same category. Category here represent like same mindset, same mentality. It's not possible, ठीक है। तो जब डिफरेंस आता है, जब वेरिएंस आता है, यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मोटिवेशन की, सी, मोटिवेशन का यहाँ पे पॉइंट का क्या मतलब है, अगर आप टीचर हो तो आपके पास मोटिवेशन होती है, यू हैव टू वेक अप, बिकॉज एट टाइम्स, multiple times you have to repeat that topic in the same class or maybe in the different class. The students, they are asking you again and again to repeat, so you have to be very motivated where you are putting up your point, and even after the students not able to understand, you have to be motivated to break it down even further for them to understand it easily, okay। उसके बाद environment का बहुत फर्क पड़ता है। सी, आप एक लर्निंग environment में हो, राइट, आप एक अच्छे लर्निंग environment में हो, how you differ a average school from a good school? The facilities are not the criteria, the teachers has to be the criteria. Why? The people, they always look after infrastructure, the facilities, that is okay to make a distinction, but not always. The teacher has to be the criteria, right? So if your environment is good, everyone around you so accomplished, that motivates you to do well, to do better, and to get ahead, right, in learnings, in teaching, and to deliver the best. So what happens is, in those sort of environment, your learning will be very good. And if the opposite of it stands true, like the environment is pretty slow, the people are very lethargic, they do not intend to change with time, so what will happen, your deliverance will suffer, you will not be able to justify. So those things happens, right? And instructional methods, how you convey to your students, so all of that. Now, coming to the fourth point, where we'll talk about methods of teaching. Right. So, in this, as you must be aware, lecture method होता है, okay, lecture, and where there is collaborative methods. In collaborative methods, you have group discussions, problem-based learning, like you can call them case studies. Fifth point is aids in teaching. Right, firstly I'll talk about methods of teaching. तो इसमें क्या है, आपको पता है लेक्चर मेथड होता है, where the criteria of lecture method is to deliver the concept
so easily for the audience, that is the students, to understand, to break it down to that level that everyone in the classroom is able to understand or learn from whatever you are saying, right? Now, if we talk about collaborative methods where we have group discussions and students have to put up their opinions, so they are able to voice it out. And problem based or case studies is where they can brainstorm about the ideas, how do I solve this thing, right? So it all depends upon how you are teaching the concept, and there could be multiple ways upon teaching a particular concept, but some concept has to be taught in a uh, you know in a manner that is possible only that way, right? You cannot teach everything in a case study based or a case study manner. That is not possible, right? Now I'll talk about next point. It's aids in teaching. So you must be aware about smart classrooms, visual aids, right? Audio aids. So nowadays, or for a decade or so, Indian government has been focusing upon ensuring that there is a smart board in a class. Now, what is the purpose behind having a smart board in the classroom is something that you can probably teach is only like it's way better delivered through smart classroom. I'm not saying only because it has been like even centuries teaching many things, and you know your blackboard, whiteboard used to suffice. But now, what with advancement of technology, it makes more sense to teach something, some topics through smart boards, that is your visual aids. Now, I can give you an example. Let's suppose if you want to learn about solar system. So drawing a solar system is, a very, and it's not an easy task for everyone. And then how do you talk about revolutions, and how do you make students understand the revolutions that all the planets make around the sun? So what happen is, now if I have a smart board with me, what will I do is probably play a video. And because of audio aids, and actually I can play any content, not only particular to me but worldwide. So someone who has already made a content which has break it down to the minute basic level for each and everyone to understand, that will be very helpful, right? Every student will be very benefited by it. So aids in teaching is also a part. So all of this are the majority of things that we'll cover. There are few other things as well, few pointers, but now I won't be going in detail because I have to cover 20 previous year question as well. So now let's start with question number one. Which theory emphasizes the impact of social interactions on cognitive development? So you have four options. Choose the right one. What would be the right option according to you? Right. Till the time I'll talk about cognitive development. See, cognitive development is basically talking about mental ability, right? And precisely everyone has a different mental ability. It's not same for everyone. How do you receive things? How do you respond to things? It's it is different. How why I'm saying it is different, it's different individually, right? So if I am learning something, it is the way I respond, the way I receive. I will break down things in my own mind that this is how it should be, this is how it should be made. Okay. So which theory emphasizes the impact of social interaction? Have to emphasize on social interaction word on cognitive development. Right, so I think I have given you enough time. I'll give you 1 minute each for the questions. And one more thing, what I want is you guys making an attempt while all these questions show up. So make a note of your score. Towards the end, you have to mention your score in the comment section, so I'll get to know how much you are prepared for this examination, right? So which theory emphasizes the impact of social interactions on cognitive development? So firstly, we'll talk about behaviorism, right? So behaviorism is basically your internal or external stimuli.
right? How easily we say that this person is shy, or how easily we say it's this person is an introvert. So what do you mean? What we mean by that is basically that this person internally behave like this. So that's his behavior. Nothing to do with social interaction. So this won't be the right option. Now I'll talk about constructivism. Constructivism is basically building upon something. So active knowledge build. Okay. So basically what happened in this case is what you do is get some knowledge and you build upon that knowledge, you build upon that learning. So that is constructivism, but something that doesn't necessarily have to be with social interaction. Now I'll come to third point, social constructivism. In this case, what happened is my behavior is corresponding to the people around. As you must have listened from your parents, I think multiple times till now, that your company matters. Why they are saying this? कहते हैं ना संगति बहुत ज़रूरी होती है. So they want you to be around good people. So when you are around good people, when you are competing with other good people, you start to think like them, you start to behave like them. That is why company matters. And this social constructivism pinpoints upon a social interaction, that a person, we have heard multiple times that a human being is a social animal. So when you are with people who uplifts you, you grew in various circumstances, right? So social constructivism is the right answer for this option, and cognitivism is basically what I have you know explained here. So it won't be the right answer because it's talking about your own mental ability, how you receive things, how you respond to things, right? So option number C is the right answer for question number one. Okay, let's move on to question number two. In context of education, what does andragogy refer to? In context of education, what does andragogy refer to? So you'll have your time like 1 minute, and till that time, think about what could be the possible answer for this question, right? Okay, I'll talk about something else. Till then, you figure out on your own what could be the right answer. If I talk about pedagogy, with talking about ped, you must have heard of Peter nutrition. So all of that talks about child focus, children focus, right? In context of education, what does andragogy refer to? Andragogy refers to teaching adults. In context of education, pedagogy refers to child focus, right? Why it is different is because adults, they have different learning stages, because they have come across after a certain learning. ठीक है, एक 12th के स्टूडेंट से you will expect to know the basic things, right? अब एक फर्स्ट क्लास के बच्चे से आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बिकॉज उन्होंने वो सीखा नहीं है. बट एक 12th के स्टूडेंट्स है, आई थिंक दैट इज प्रेटी गिवन दैट दे मस्ट बी नोइंग दिस, राइट? सो लर्निंग स्टेजेस जो होती है एक एडल्ट की काफ़ी डिफर होती है, उनकी नॉलेज जो है वो डिफर करती है, और उनको पढ़ाने का तरीका भी, जो मेथड है वो भी डिफर करता है. तो इसका राइट आंसर व्हाट डज पेडागोगी मीन्स इज टीचिंग अडल्ट्स, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. Which principle is emphasized by the constructive approach to learning? ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? आई थिंक आई हैव ऑलरेडी गिवन द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इफ यू आर फॉलोइंग माय लर्निंग्स वेल, जो भी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था उसी से रिलेटेड है, बट स्टिल आई विल गिव यू सम टाइम टू फिगर इट आउट कि क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा. विच प्रिंसिपल इज एम्फोसाइज बाय द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच? की कौन से प्रिंसिपल की बात करी गई है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में? तो I hope most of you get this right, because I have just explained this, so like getting the right answer won't be that difficult. Okay, learning as memorization. Can it be constructive approach? Active knowledge construction. Let's standardize testing.
पैसिव इंफॉर्मेशन रिसेप्शन, यू डोंट हैव टू डू दिस, पैसिव नहीं बैठना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जैसे मैंने बोला साथ ही साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहो, पैसिव मत बैठना, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लर्निंग। तो सबसे देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होता है। सी, अब मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। फर्स्टली जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स है, दे इजीली अंडरस्टैंड। तो देखो, ट्रायल बैलेंस होती है एक चीज, you learn trial balance, then you learn about P&L, then you learn about balance sheet. अब मैंने ट्रायल बैलेंस सीख लिया, ठीक है। अब मेरे को क्या लगा, आई हैव द बुक विद मी, आई रियलाइज दैट अब मेरे को ट्रायल बैलेंस की नॉलेज हो गई है। अब मेरे को क्या करना चाहिए, आई शुड लर्न अबाउट P&L, बिकॉज मेरे पास ट्रायल बैलेंस की नॉलेज है, समझ है, मेरे को P&L में पोस्टिंग करनी है, तो मैं पोस्टिंग कैसे करूँगा, तो उसके बारे में देखता हूँ। तो मैं उसके बारे में वहाँ से वहाँ देख रहा, P&L देखा, उसका जो हमारा क्लोजिंग आता है वो वहाँ पे दिखाते हैं। तो सारे का सारा मैंने दिमाग लगाया, फिर P&L से गया, P&L मेरे को समझ में आया, फिर मेरे को बैलेंस शीट देखनी है, तो मेरे को बैलेंस शीट P&L से फिगर्स लेनी है, तो मैंने वहाँ पे लेके चले गए। ये मैं खुद से ही बिल्ड कर रहा हूँ, खुद से ही समझ पा रहा हूँ, खुद ही जानकारी रख रहा हूँ। इसको मैं बोलूँगा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, बिकॉज आई एम लर्निंग, आई एम बिल्डिंग एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन, उसी के ऊपर बनाए जा रहा हूँ, एक स्टेप के ऊपर एक स्टेप बनाए जा रहा हूँ और अपनी नॉलेज बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लर्निंग, राइट। So let's move on to question number 4. Which of the following is an example of summative evaluation? So I'll give you few minutes to think about this. तब तक मैं बता देता हूँ summative evaluation भी हमारा एक पॉइंट बनता है, जहाँ पे हमने पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था इस टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट में। इवैल्यूएशन भी एक हमारा पॉइंट बनता है। तो बेसिकली दो टाइप्स में होती है, एक होती है फॉर्मेटिव, एक होती है समेटिव। फॉर्मेटिव होती है जो बिफोर एंड, मतलब पहले ही होगी। समेटिव मतलब एंड के बारे में हम बात करें, एंड टर्म, एंड फाइनल टाइम पे हो रही है। So basically, you have learned something and now you just give your final exams, final thing, and then you will be done with it, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है समेटिव इवैल्यूएशन का। आई थिंक आई हैव गिवन यू इनफ हिंट्स फॉर दिस वन, सो गेट दिस वन राइट। फॉर्मेटिव जो पहले से हो, और समेटिव मतलब खत्म हो चुका है। तो अब यहाँ पे आई थिंक आई गिवन यू गिव बिग गिव अवे, तो इसमें तो कुछ भी टाइम ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं। सी, पॉप क्विज़ेस कैन हैपन एट एनी स्टेज, तो इसमें कोई एंड की बात हो ही नहीं रही है, तो ये नहीं होगा। पीयर रिव्यू पहले ही होता है, एंडिंग नहीं होती पीयर रिव्यू से। एंड ऑफ ईयर टेस्ट, दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपका ईयर खत्म हो गया तब उसके टेस्ट हो रहे हैं, तो समेटिव इवैल्यूएशन हो। इन क्लास क्वेश्चनिंग तो बिल्कुल गलत हो गया, क्लास के बीच में क्वेश्चनिंग हो रही है, दैट इज नेवर समेटिव इवैल्यूएशन। ऑल थ्री दीज आर एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. Match list 1 with list 2, wherein list 1 has factors influencing learning and list 2 has illustration, ठीक है। ओके, ये थोड़े लेवल अप वाले क्वेश्चंस हैं, तो फोकस। जो पहले वाले क्वेश्चन थे, इट वाज प्रीटी सिंपल गिव अवे, यू हैड टू पिक वन राइट आंसर, बट इसमें मल्टीपल सही होने के सही है चांसेस है, और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सो थिंक अबाउट इट एंड बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। ओके, अब मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं देखता, अगर ये मेरे एग्जामिनेशन में आता और मैं आपकी तरह एक एस्पिरेंट होता और मैं पेपर गया हूँ देने, और मेरे को पूरी तरीके से नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन जो है सही से सॉल्व नहीं हो रहा है, मेरे को कुछ कुछ पॉइंटर्स हैं, उनके थ्रू मैं फाइनल आंसर तक पहुंचना चाहता हूँ। एक बार ये भी ट्रिक समझ लेता है। ये सोशियो कल्चर क्या है, सोशियो कल्चर क्या है, जो आपके आसपास का कल्चर हो। यहाँ पे आसपास से रिलेटेड कुछ दिख रहा है, मेथड ऑफ टीचिंग, फैकल्टी रिलेशन, इंटेलिजेंस, फैमिली दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है बी का 4 आंसर सही होगा। मतलब तुम्हारा सोशियो कल्चर, जो आसपास की कल्चर है, वो किससे बिलोंग करती है, किसके थ्रू आती है, फैमिली या फ्रेंड्स के थ्रू। तो सोशियो कल्चर में फैमिली होगा, तो ये तो क्रॉस हो गए, ए में ही बचा। अब मैंने देखा ए में 3 तो दोनों में ही सही है, तो साइकोलॉजिकल का इंटेलिजेंस होगा, और वैसे भी इट मेक सेंस कि हम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल थिंग्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटेलिजेंस, राइट। तो A3 इज ऑल्सो सेम है दोनों में। तो अब देखना है सी और डी में क्या होगा। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन बेसिकली डिफाइंस योर फैकल्टी रिलेशनशिप, राइट। फैकल्टी का आपके साथ कैसा रिलेशनशिप है। तो आप एक जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे लर्निंग कैसी है, आप
फैकल्टी से उसको वे करते हो, ठीक है, क्या फैकल्टी कैसा पढ़ा रही है, फैकल्टी में क्या है, फैकल्टी एक्चुअली वो डिलीवर कर रही है कि नहीं कर रही है। तो एक इंस्टीट्यूशन जो बिल्ड होता है वो अपनी फैकल्टी के रिलेशनशिप से बिल्ड होता है। इंस्टीट्यूशन इज नॉट अबाउट बिल्डिंग्स, इट्स अबाउट द फैकल्टी दैट हु इज डिलीवरिंग द एक्सेलेंस ओवर दैट। तो हमारा इंस्टीट्यूशन होता है। उसके बाद टीचिंग लर्निंग हमारा मेथड्स ऑफ टीचिंग में आता है कि आप क्या लर्न करते हो, जिसमें मैंने अभी लर्निंग बताया था, आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि लर्निंग है, फिर रिफ्लेक्टिव मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, जो सारी की सारी है। तो टीचिंग लर्निंग हमारे मेथड्स ऑफ टीचिंग में आता है, राइट। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following set of statement best describes the nature and objectives of teaching? Indicate your answer by selecting from the code, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको एक सेट ऑफ स्टेटमेंट दे रखी है, आपको क्या बताना है कि इनमें से क्या बेस्ट डिस्क्राइब करता है नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। तो आपको नेचर ध्यान में रखना है दिमाग में, और ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना है कि टीचिंग में क्या ज़रूरी है क्या नहीं, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है और सही से इसका आंसर देने की कोशिश करनी है। ओके, तो आई थिंक आई हैव गिवन यू इनफ टाइम टू थिंक अपॉन दिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं, देखो सबसे पहले एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड, हाँ दोनों कह सकते हैं। काफ़ी हद तक टीचिंग और लर्निंग एक साथ ही रिलेटेड होती है, टीचिंग और लर्निंग साथ में चलती है। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। देखो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, टीचिंग और ट्रेनिंग में बहुत डिफरेंस होता है। टीचिंग में आपको समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, अपनाने के लिए बोला जा रहा है। ट्रेनिंग में आपको एक पर्टिकुलर चीज़ को बेस्ट और एक्सेल करने के लिए सिखाया जाता है कि दैट यू गेट बेटर बेटर एट इट, ठीक है। वो एक ही चीज़ के बारे में हम ट्रेन कर रहे हैं आपको। बट टीचिंग में आपको चीज़ें समझाई जाती है, आपको अंडरस्टैंड कराया जाता है। तो नो डिफरेंस तो कभी नहीं हो सकता। Concern of all teaching is to ensure some kind of transformation in student. That is definitely true. As a teacher आप हमेशा ये ध्यान में रखोगे कि जो भी आपके पास आ रहा है वो जब आपके पास से जाए तो वहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाए, एक नया इंसान बन के जाए, एज इन कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो उसके अंदर। तो कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज डेफिनेटली टू इंश्योर ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर, डेफिनेटली अनट्रू। तो इसमें अनट्रू का मतलब क्या है, देखो हर टीचिंग जो है फॉर्मल नहीं होती। काफ़ी बारी जो आपकी लाइफ के टीचिंग लेसन जो होते हैं वो डेफिनेटली इनफॉर्मल हो सकते हैं। तो टीचर कुड गिव यू way good inputs when not in the classroom, when you're having one-on-one interaction outside the classroom, that is not formal, that could be informal as well, ठीक है। a teacher is a senior person नहीं, not true, and definitely not, will not be true in your case whenever you qualify for your examination, because I'm presuming that if you are belonging to some certain age category, तो ये कहीं रूल बुक में नहीं लिखा है that you have to cross 50 years old or you will be senior that age and only then you can become a teacher. That it's not written anywhere. So teacher is a senior person, it's untrue, ठीक है। टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वेर इज लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट, डेफिनेटली टीचिंग क्या है, हम सोशली करते हैं, बहुत सबके साथ कर सकते हैं, बहुत लोग होते हैं इन्वॉल्व। लर्निंग हमेशा एक पर्सनल एक्ट होता है, वाई है बिकॉज लर्निंग में जब हम बात करते हैं वो एक पर्सन की, आपको जब कुछ चीज़ लर्न करनी होती है, वाई पेरेंट्स यूज से जब आप पढ़ रहे हो आप अकेले पढ़ो, वाई बिकॉज दे वॉन्ट यू टू लर्न इन पर्सन, राइट। वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप बहुत लोगों के साथ पढ़ रहे हो, बिकॉज दैट दे रियलाइज दैट वोंट बी इफेक्टिव, वाई because when you have to learn something, when you have to imbibe something, तब you have to realize that you have to do it on your own. आप 10 लोगों के साथ नहीं कर सकते, that is pretty much given. So इसका आंसर ACF ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको कुछ सेट्स दे रखे हैं, सेट 1 सेट 2, जिसमें सेट 1 क्या इंडिकेट करता है, मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। हमारा एक लर्निंग जो आया था, टीचिंग लर्निंग जो भी हमने एक मेथड देखा था। और सेकंड टू क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस और इफेक्टिवनेस फॉर दैट टीचिंग मेथड, ठीक है। मैच द टू सेट्स एंड इंडिकेट योर आंसर बाय चूजिंग फ्रॉम द कोड। तो फर्स्ट थिंग आपके पहले क्या करो, पहले इन सबको पढ़ लो अच्छे से,
मेथड ऑफ टीचिंग, फिर बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस और इफेक्टिवनेस, फिर मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या सही आंसर होगा। तो मेथड ऑफ टीचिंग में पहला ऑप्शन क्या है, लेक्चरिंग, डिस्कशन इन ग्रुप्स, फिर है ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, फिर इनके बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जैसे स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइडेड, फिर प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, कंटेंट डिलीवरी इन ल्यूसिड लैंग्वेज, यूजिंग ऑफ टीचिंग एड्स प्रोग्राम, थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, सेट वन सेट टू सारे ऑप्शंस आपने नोट कर लियो, तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ऑप्शंस दिखा देता हूँ। ऑप्शंस नंबर वन में क्या है, ए का फर्स्ट है, बी का टू है, सी का थ्री, मतलब 1 2 3 4 है। सेकंड में क्या है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। थर्ड में क्या है, थर्ड, थर्ड, फिफ्थ, सेकंड, फर्स्ट। फोर्थ में है फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। ठीक है, आप कोड्स देख लो एक बारी, आप कोड्स देख के एक बार देख लो, इनको अंडरस्टैंड कर लो, और फिर मैं आपको एक बार आप कोड्स नोट डाउन कर लोगे तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे वापस ले जाऊंगा। प्रीवियस पेज था उस पर हम वापस जाएंगे, राइट। तो अब प्रीवियस पेज पे आ गए, एक सेकंड, हाँ, ये हमारा प्रीवियस पेज आ गया। अब प्रीवियस पेज में हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, सेट वन, हमने बात करी मेथड्स ऑफ टीचिंग की, और जस्ट अ सेकंड, मेथड ऑफ टीचिंग की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ओके, राइट, तो मेथड ऑफ टीचिंग की बात कर रहे हैं और बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस और इफेक्टिवनेस। आई टेक टू अप्रोचेस फॉर दिस क्वेश्चन। लेट सपोज मुझे क्वेश्चन आता ही नहीं, पेपर में आ गया, एग्जामिनेशन हॉल में आया, और मैंने हमेशा बोला है हमारी सबसे पहले अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन गिव अप नहीं करना, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन योर एग्जामिनेशन। सो नेवर थिंक अबाउट दिस की आई ड्रॉप अ क्वेश्चन, ऑलवेज मेक एन अटेम्प्ट, एंड नाउ आई टीच यू हाउ टू मेक अ स्मार्ट अटेम्प्ट। नाउ देखो, लेक्चर, मेरे को पता है लेक्चरिंग का मतलब क्या होता है। स्मॉल सेट प्रेजेंटेशन नहीं, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज कभी भी नहीं, कंटेंट डिलीवरी, लेक्चरिंग में कंटेंट डिलीवरी होती है विन अ ल्यूसिड लैंग्वेज, समझ गए, तो ये ऑप्शन होगा, ए का 3 होगा। ठीक है, ए का 3 हो गया। अब उसके बाद अब मैं बात करता हूँ जो मेरे को पहले समझ आया, डिस्कशन इन ग्रुप्स मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग पे जाता हूँ। ब्रेन स्टॉर्मिंग हमेशा क्या होता है, जब भी आप बहुत सारे आइडियाज के थ्रू गो थ्रू करते हो, तो प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, तो मैं देखता हूँ सी को ना मैंने 2 से मैच कर लिया, मेरे को ये लगता है ये सही आंसर होगा। अब मैं एक बार फिर ऑप्शंस को देखता हूँ कि क्या मुझे ऐसा कुछ मिल रहा है जिसमें A3 है, C2 है, थर्ड ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन मिल रहा है तो मतलब बी फिफ्थ होगा और डी फर्स्ट होगा। ठीक है, डी फर्स्ट होगा। ये मेरा एक अप्रोच है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब दूसरा अप्रोच आता है, हाउ यू कुड हैव डन इट। देखो, सबसे पहले लेक्चरिंग तो मैंने जैसे बताया बहुत सिंपल है, ल्यूसिड लैंग्वेज में हमने डिस्कशन इन ग्रुप, हमेशा डिस्कशन की अगर बात करी जाती है तो ग्रुप डिस्कशन किस पे करा जाता है, कुछ थीम होनी चाहिए। आपको किसी को टॉपिक दे रखा होता है, प्रोज में जाना है, कौन में जाना है, उसके थ्रू आंसर बताना है, तो हमेशा थीम बेस्ड होता है, तो ये समझ लेना। तो बी का क्या है, 5 ही होगा ऑप्शन। सी का मैंने बता दिया, सेकेंड है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में। अब देखो, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो थ्रू प्रेजेंटेशन, और उसमें आपको फीडबैक मिलती है, तो डी विथ वन मेक्स एब्सोल्यूट सेंस फॉर दिस वन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर था फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, बात करते हैं असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले ए असर्शन की बात करते हैं। क्या है असर्शन का मतलब यहाँ पे, टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज अ नेचुरल एबिलिटी। रीजन क्या है, इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। आपके पास 4 ऑप्शन है, इज फॉल्स बट आर इज ट्रू एंड द रेस्ट यू नो। ठीक है, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, थिंक अपॉन दिस क्वेश्चन एंड गिव मी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू, देन आई विल टेल यू व्हाट इज द राइट आंसर। ठीक है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। ओके, तो हमेशा मैं देखो, अगर आपको सिंपल सी बात बताऊं, कभी भी किसी चीज के बारे में एक फैक्ट मेंशन कर रखा हो सोशल, मेजोरिटी ऑफ टाइम्स हो ना गलत हो जाता है। वाई, अब इसमें एक चीज लिखी है, टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज अ नेचुरल एबिलिटी, मतलब इन्होंने फैक्ट बोलने की कोशिश करी। क्या ये फैक्ट है? क्या जरूरी है आप एक नेचुरल स्पीकर हो, अब वरना आप बोल ही नहीं पाओगे, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे? अच्छा नहीं, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं। आप बोल सकते हो, अच्छा आप देर आर टन्स ऑफ नॉलेज कोर्सेज, तो ऑफ कम्युनिकेशन कोर्सेज, तो उससे भी आपकी इंप्रूवमेंट आ सकती है।
if you have good guidance, even then, if you do mirror practicing in front of mirror, even then you can. तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई, तो जो भी ए एन आर ट्रू, ए एन आर ट्रू तो गलत है, ए एन ट्रू गलत है, ए एन ट्रू जिसमें भी ट्रू है वो गलत है, ए इज फॉल्स वाला सही है। इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लास डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द, बिल्कुल सही बात है। अगर आप एज अ टीचर आपको ही कम्युनिकेशन नहीं आ रही तो आप बच्चों को क्या पढ़ाओगे? तो ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, सोशल इंटरैक्शन इम्पैक्ट cognitive development according to which theory? Select all that apply. Behavior constructivism, social constructivism, humanism। चार ऑप्शंस है। इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 थे, तो काफ़ी रिलेटेबल क्वेश्चन है। तो you don't have to like get this one wrong because this one is easy। अगर आप क्या प्रोसेस क्या है, हम यहाँ पे अगर हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें, हम नॉलेज के ऊपर नॉलेज बेस बनाते रहोगे, बेस बनाते रहोगे, बेस बनाते रहोगे, तो सारे के सारे क्वेश्चंस के साथ ना आपको रियलाइज होगा कि मुझे कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ आने लगा है। वो कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा है, देन यू कैन easily आंसर। बट बट ट्रिकियर क्वेश्चन, ट्रिकियर एज इन कोई स्टेटमेंट ऐड कर दी, एक और ऑप्शन दे दिया जिसमें एक ही ऑप्शन होना चाहिए था यूजुअली, बट यहाँ पे वो आपसे थोड़ा और डीप में जाके पूछना चाहते हैं। सो दिस इज हाउ दे प्ले। एग्जामिनर को भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना होता है चीज़ें, तो दिस इज हाउ दे डू इट, राइट। सो दिस इज व्हाट दे हैव इन देयर माइंड, ओके। अब बात करते हैं सोशल इंटरैक्शन इम्पैक्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखो सबसे पहले बिहेवियरिज्म तो नहीं करता है, हमने देख लिया है, पता लगा लिया है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात है, हमारा सोशल इंटरैक्शन, सोशल कंजर्वेटिज्म तो हो गई, ए एंड बी तो गलत हो गया, ऑल ऑफ द अबव तो गया, सी और डी, बी एंड सी इनमें से कोई सही होगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। अब मेरे ख्याल से ह्यूमनिज्म की बात करें तो, अब ह्यूमैनिटेरियन नेचर कैसा है, उसके कोग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल वर्ड का तो कोई सेंस बनता ही नहीं, ठीक है। सोशली आपकी इंटरैक्शन कैसे है और उसमें आप इंसान कैसे हो, बिल्कुल डिफर करता है, ठीक है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन बनता है वो दैट इज कंस्ट्रक्टिविज्म। वाई? बिकॉज लेट सपोज मैं अभी उसी वाले एग्जाम्पल पे जाता हूँ जहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टिविज्म को एक्टिव नॉलेज बताया था। अब क्या हुआ, जिसमें मैंने ट्रायल बैलेंस सीखा था, ट्रायल बैलेंस मैंने सीखा नहीं, मेरे फ्रेंड ने सिखाया, तो मेरी सोशल इंटरेक्शन है, मेरे फ्रेंड के ऐसे हैं, उन्होंने मेरे को सिखाया, दे टॉट मी हाउ टू मेक ट्रायल बैलेंस, सो दैट इज सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म कैन बी अ पार्ट ऑफ social interaction as well. So option number third, B and C only is the right answer for this particular question. And now let's move on to question number 10. Arrange the following teaching process in order. आपको एक टीचिंग प्रोसेस को ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब सारे ही ऑप्शन सही है, बस ये बताना है कि सही उत्तर कहाँ से मिलेगा, कहाँ से शुरू होगा और कहाँ खत्म होगा। सो दैट इज what you have to decode in this question, right? So I'll give you a minute to think upon this one as well, और फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। राइट अगर मैं देखूँ तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है, कभी भी आप पढ़ाने जा रहे हो हमेशा सबसे पहला क्या होगा, फॉर्मुलेट करोगे ऑब्जेक्टिव्स, बिना ऑब्जेक्टिव्स बनाए पढ़ाओगे क्या, कुछ पता ही नहीं होगा। अब मैंने देख लिया फर्स्ट तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी यही है सही आंसर, तो फॉर्मुलेटिव ऑब्जेक्टिव्स वाला है। अब पूरा कर लेते हैं। अब जब भी ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो उसके बाद क्या करते हो, कभी भी कुछ भी पढ़ा रहे हो, प्रेजेंट नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज के साथ क्या करोगे, उसको अलाइन करने की कोशिश करो। जैसे मैंने स्टार्ट करी यूनिट, मैंने सीधा यूनिट 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं शुरू कर दी, यूनिट 1 में जो पहले पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स पता है, उसके बाद मैंने शुरू करा। अब उसके बाद क्या करा, प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, जैसे मैंने यहाँ पे अपनी नॉलेज को ही प्रेजेंट करा कि ये पॉइंट्स है, उसके बाद हमने लर्न करा है, तो मैंने वहाँ पे अपनी नॉलेज को प्रेजेंट करा। अब उसके बाद क्या होता है, बच्चों से इवैल्यूएशन होती है कि व्हाट ऑल यू अंडरस्टूड, सो वहाँ से इवैल्यूएशन होगी, और फिर फाइनली होता है रीटीचिंग, मतलब कुछ भी एनीथिंग दैट वेंट मिसिंग और वेंट अननोटिस विल बी टॉट अगेन। तो ये हमारी टीचिंग प्रोसेस का सही ऑर्डर है। तो ऑर्डर नंबर फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स से शुरू होता है और खत्म कहाँ पे होता है, रीटीचिंग पर। अब so that brings me towards the end of the video, so thank you all firstly for watching the video till the end, and specifically thank you all for rating so highly us on Google Play Store app. So those who are not aware, Google Play Store पे हमारी एक ऐप है टैलेंट ब्लेजर नाम पे, the link for the same will be mentioned in the description below, and what you will find on the app is
की थिंग फॉर यू टू डू ग्रेट इन योर यूजीसी नेट। तो आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के विथ प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशंस वाई। अब देखो क्या होता है, पेपर में आपने दे दिया, आंसर आ गया, इनकरेक्ट बताया, आपका आंसर समझ में नहीं आया कि क्यों इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट क्यों है उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, सही है वो बता रखा है। तो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, हम वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो फॉर फ्री। ठीक है। एंड सेकेंड चीज जो मैं आपको बताना चाहता था, देखो आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। Now I'll give you some rating scorecard. If you scored somewhere around 16 to 20, right? So what you do need to do is give more mock test. If anywhere between 10 to 15, you need to revise. Below 10, you need to study through my YouTube videos. Okay, simple. So thank you all for joining once again. And if you are here for the first time, like and subscribe to the channel, and make sure you share with your UGC net aspirant friends so that they also get benefited in this journey, right? So thank you all for joining. I'll see you in the next class.